चलो, आईसी इंजन को हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबशन। अब इंटरनल कंबशन से क्या मतलब ये होता है कि कंबशन जो होगा सिलेंडर के अंदर होगा, कंबशन जो प्रोसेस होगा वो सिलेंडर के अंदर होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो आईसी इंजन जो है इंटरनल कंबशन इंजन है, जिसमें जो कंबशन जो होता है, कंबशन चैम्बर जो रहता है वो इंटरनल रहता है, वो मतलब सिलेंडर के अंदर ही रहता है, सारा कॉन्फ़िगरेशन सिलेंडर के अंदर है। अब इस इंटरनल कंबशन इंजन में पहले हम लोग समझेंगे आईसी इंजन को, आईसी इंजन को समझ जाएंगे तो फिर हम लोग समझेंगे कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, और दोनों में हम लोग को आसानी हो जाएगा जब हम उसको आगे जाकर के क्लासिफिकेशन करेंगे व्हेन 2 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक यहां से समझेंगे। बेसिक में हमारे पास आता है आईसी इंजन। आईसी इंजन को हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। आई फॉर इंटरनल, सी फॉर कंबशन, आई फॉर इंटरनल, सी फॉर कंबशन इंजन, ठीक है। ई फॉर इंजन यहाँ। तो अब इंटरनल कंबशन इंजन में दो टर्म आती है, इंटरनल कंबशन इंजन में यहां पर दो टर्म आती है जिसको कहते हैं 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। तो 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक को जानने से पहले हम लोग कहेंगे कि एक पेट्रोल से काम करता है जिसको कहते हैं पेट्रोल इंजन है, ठीक है। एक पेट्रोल से जो वर्क करेगा उसको कहेंगे पेट्रोल इंजन है, और जो डीजल से वर्क करेगा उसको कहेंगे डीजल इंजन है। जो पेट्रोल से वर्क करेगा उसको कहेंगे वो वर्क पेट्रोल, जो मशीन पेट्रोल पेट्रोल यहाँ पे क्या है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूल। यहाँ पे पेट्रोल क्या है, फ्यूल है, डीजल क्या है, फ्यूल है। दिस टू आर द फ्यूल्स। तो जो इंजन पेट्रोल से वर्क करेगा तो उसको कहेंगे पेट्रोल इंजन है, जो इंजन डीजल से वर्क करेगा उसको कहेंगे डीजल इंजन है, ठीक है। वर्क ऑन डीजल फ्यूल। तो अब बात आती है कि डीजल और पेट्रोल और डीजल में हमारे पास दो टर्म आता है, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। दोनों में 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, इसको कह सकते हैं हम लोग। इसमें भी 2 स्ट्रोक आएगा, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। जब तक हम लोग समझेंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक क्या है, तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कंबशन कैसे स्टार्ट होता है, कंबशन का प्रोसेस क्या है। इसमें कौन सा कितना तरह का प्रोसेस होता है, कितना तरह का प्रोसेस है जिसके कारण जो इंजन है वर्क करता है, मशीन्स जो वर्क करता है, जो बाइक वगैरह हो गया, कार वगैरह हो गया, जो डीजल पे वर्क करता है। इवन जो डीजल के ऊपर वर्क करता है या पेट्रोल के ऊपर वर्क करता है, इट्स ओके सनी, बाद में डिस्कस करते हैं। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में पेट्रोल में भी वर्क होगा और डीजल में भी वर्क होगा, ठीक है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक पेट्रोल में भी होगा और डीजल में भी होगा, और 4 स्ट्रोक पेट्रोल में भी होगा और डीजल में भी होगा। याद रखना 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक दोनों में होगा। अब ये जो वर्क करेगा, तो पहले हम लोग समझेंगे स्ट्रोक के बारे में समझेंगे, स्ट्रोक होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। जो भी है पेट्रोल हो या डीजल हो, तो ये वर्क कैसे करता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे कि पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल इंजन कैसे डीजल इंजन से डिफरेंट है। तो बात होती है जब पेट्रोल इंजन, जब बात होती है कि जो भी गाड़ी पेट्रोल के ऊपर वर्क करती है तो उसमें क्या होता है जनरली, मान लो कि एक हम बात कर रहे हो सिलेंडर का, ये मेरा सिलेंडर है जिसमें पिस्टन जो है, ये मेरा सिलेंडर है, मशीन का सिलेंडर है, इंजन जिसको कहो, जिसमें पिस्टन जो है ये मूव करता है, कंप्रेस, जब ये मूव करेगा अपवर्ड,
ये यहाँ पे ये हो गया सिलेंडर, इसको कहते हैं हम लोग सिलेंडर, और इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे पिस्टन, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे पिस्टन। दिस इज द सिलेंडर पिस्टन कॉम्बिनेशन, जिसमें क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रड यहाँ पे लगेगा, इसके साथ ही लगेगा, जो मैं अभी शो नहीं किया हूं यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ये मूव करता है, समझना है यहाँ पे, जब ये मूव करता है अपवर्ड में, तो ये क्या करता है, ये कंप्रेस करता है, ये गैसेस जो भी यहाँ पे फ्यूल्स है, इसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो जब बात होती है पेट्रोल में, बात समझना यहाँ पे कि जब हम लोग दो डिफरेंट फ्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक पेट्रोल के बारे में बात हो रही है, एक डीजल के बारे में बात हो रही है, मतलब दो अलग अलग इंजन के बारे में बात हो रही है। एक इंजन जो पेट्रोल के ऊपर वर्क करती है और दूसरी इंजन जो डीजल के ऊपर सिर्फ वर्क करती है। जो इंजन सिर्फ पेट्रोल के ऊपर वर्क करती है, जो इंजन से पेट्रोल के ऊपर वर्क करती है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो इंजन पेट्रोल के ऊपर वर्क करती है, तो वो क्या होता है, उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। मतलब यहाँ पे फ्यूल क्या है, पेट्रोल। जो इंजन पेट्रोल के ऊपर वर्क करती है, उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर डाला जाता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर डाला जाता है। यहाँ पे फ्यूल क्या है, पेट्रोल, ठीक है। जो इंजन पेट्रोल के ऊपर वर्क करती है, तो वहां वो इंजन में मिक्सचर जो है, मिक्सिंग चैम्बर में एयर और फ्यूल रहता है। और इग्नाइट करने के लिए जब कंप्रेशन का प्रोसेस आता है, धीरे धीरे अभी सारा चीज प्रोसेस बताऊंगा मैं, तो एक इनलेट बल्ब होता है, इसमें एक इनलेट बल्ब रहेगा, एक आउटलेट बल्ब रहेगा। जब इग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब इग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो इसमें एक स्पार्क प्लग दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि स्पार्क प्लग सुने होंगे, अपने स्कूटी में भी सुने होंगे, बाइक में भी सुने होंगे। पेट्रोल से जो वर्क करती है, जो गाड़ी पेट्रोल से वर्क करती है, फोर व्हीलर, उसमें भी सुने होंगे, उसमें स्पार्क प्लग रहता है, इसको कहते हैं स्पार्क प्लग, ठीक है। ये स्पार्क प्लग रहता है। ये स्पार्क प्लग का यहाँ पे क्या काम है, ये स्पार्क प्लग का काम क्या है, जो कंप्रेस्ड फ्यूल्स, जो कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल हुआ, इसको क्या करता है, इग्नाइट करने में काम आता है, इसको कहते हैं स्पार्क प्लग। और ये क्या होता है, हम लोग किक स्टार्ट करो या फिर किक स्टार्ट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, ऑन करते हैं, चाबी डाल कर। अगर फोर व्हीलर का बात करें तो हम लोग ऑन करके क्या कहते हैं उसको, सेल्फ स्टार्ट लेते हैं। बाइक का बात करो तो उसमें भी तो आप लोग का सेल्फ स्टार्ट होता है। तो सेल्फ स्टार्ट क्या करती है, जनरली क्या करती है कि एयर और फ्यूल का दोनों का कॉम्बिनेशन को इग्नाइट करती है, यहाँ पे इग्नाइट करती है। जब ड्यूरिंग ये प्रोसेस होता है कंप्रेशन के वक्त, ये सारा प्रोसेस मैं आप लोग को बताऊंगा। जब ये बात होती है डीजल के बारे में, डीजल इंजन के बारे में, तो डीजल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर नहीं रहता है। डीजल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर नहीं रहता है। जब बात होती है डीजल का, फ्यूल यहाँ पे कौन सा हुआ, डीजल। जब डीजल इंजन का बात कर रहे हैं तो फ्यूल क्या हुआ, डीजल। डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल हियर। कंप्रेशन में, कंप्रेशन चैम्बर में आप लोग का रहेगा पिस्टन, यहाँ पे आप लोग देखोगे पिस्टन दोनों में मिल जाएगा, पिस्टन दोनों में मिल जाएगा, ठीक है, पिस्टन दोनों में मिल जाएगा। लेकिन जब बात होती है कि इसको कंप्रेशन करने में क्या रोल होता है, मतलब इसमें क्या इफेक्ट होता है, इसमें स्पार्क प्लग का क्या रोल होता है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें स्पार्क प्लग का कोई रोल नहीं होता है। इसमें एयर का पैसेज किया जाता है। इसमें भी इनलेट बल्ब रहेगा, एक इनलेट बल्ब रहेगा, एक आउटलेट बल्ब रहेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें डीजल को डाला जाता है। ये कंप्रेशन चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ डीजल डाला जाता है। डीजल को क्या किया जाता है, हाईली कंप्रेस्ड किया जाता है, हाईली कंप्रेस्ड किया जाता है। कंप्रेस्ड होकर के जब ये हाईली कंप्रेस्ड हो जाता है, तब इसको इग्नाइट करने के लिए जस्ट एयर का पैसेज किया जाता है।
एयर जैसे ही स्ट्राइक करता है हाईली कंप्रेस्ड प्रेशर, हाईली प्रेशराइज्ड फ्यूल पे, एयर जैसे ही स्ट्राइक करता है हाईली प्रेशराइज्ड फ्यूल्स पे, वैसे ही वो क्या करता है, फ्रिक्शन वहां पे क्रिएट होता है। तो आप लोग भूल जाओ ये फ्रिक्शन जो हम लोग बोले, वो आप लोग हाई लैंग्वेज में आ गया। तो जैसे ही एयर जो इग्नाइट होता है, जैसे ही फ्यूल्स के ऊपर स्ट्राइक करता है, वैसे ही क्या होता है, इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। इसका तुरंत इग्निशन स्टार्ट होता है, बर्निंग होता है। यहाँ पे बर्निंग अचानक से आप लोग देखोगे ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ये बर्निंग चैम्बर बन जाता है। इन दोनों प्रोसेस में आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि डीजल पेट्रोल इंजन का जब बात कर रहे थे तो क्या हुआ था, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर था। जब डीजल इंजन का बात हुआ था तो डीजल को ही सिर्फ हम लोग डाल करके उसको कंप्रेस्ड करके उसमें हम लोग इग्नाइट कर रहे थे। जब हम लोग बात करते पेट्रोल इंजन का तो स्पार्क प्लग का इस्तेमाल कर रहे थे। जब हम लोग बात कर रहे हो डीजल इंजन का तो एयर को इस्तेमाल कर रहे हैं इग्नाइट करने के लिए। अब एक और चीज आप लोगों को बता दूं, डेंसिटी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। ये याद रखना, डेंसिटी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हो, और एक और बात, तीन चीज मैं आप लोगों को बताया, क्या क्या बताया कि मिक्सिंग चैम्बर में, ये आप लोग सिलेंडर कहो चैम्बर कहो जो भी, तो इस चैम्बर में पेट्रोल का जब बात होती है तो पेट्रोल यहां पर क्या है कि मिक्सिंग होता है एयर और फ्यूल का। पेट्रोल में स्पार्क प्लग, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगता है, ठीक है। और तीसरा मैंने पॉइंट बताया था कि डेंसिटी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, ये तीसरा पॉइंट बताया था। एक और लास्ट पॉइंट मैं आप लोग बता दूं कि डीजल इंजन का जो कंप्रेशन चैम्बर होता है, डीजल इंजन का जो कंप्रेशन चैम्बर होता है, याद रखना, डीजल इंजन का जो कंप्रेशन चैम्बर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन, ठीक है। डीजल इंजन का जो यहाँ पे कंप्रेशन चैम्बर होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन। दैट्स व्हाई द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज हायर देन द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन। याद रखना ये बात कि कंप्रेशन रेशियो, आगे जाकर के मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी आप लोग पूरा बेसिक जान जाओ, कंप्लीटली बेसिक इसके जान जाओ तो आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। दो अलग अलग इंजन्स को क्लासिफाई करने में आप लोग बहुत ही आसानी से क्लासिफाई कर पाओगे। पहले ये समझ जाओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जब बात होती है कंप्रेशन चैम्बर का, कंप्रेशन चैम्बर मतलब ये यहां से स्ट्रोक स्टार्ट करो और यहां तक इंड करो, इंड करने के बाद, ठीक है, ये आपका हुआ कि इतना कैपेसिटी हुआ, क्यूबिक कैपेसिटी में ये सिलेंडर वर्क कर रहा होगा। लेकिन लेकिन ये जो पिस्टन है कंप्रेस वहां तक करेगा जितना मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड होना चाहेगा, उसके बाद वो कंप्रेस नहीं होना चाहेगा। तो ये कहां तक कंप्रेस्ड होगा, हो सकता है कुछ यहां तक डिस्टेंस में कंप्रेस्ड हो, तो इसको कहेंगे कंप्रेशन चैम्बर। यहां से यहां तक को हम लोग कहेंगे कंप्रेशन चैम्बर। ये हो गया मेरा कंप्रेशन चैम्बर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यहां पे बात समझ में आई, कंप्रेशन चैम्बर कौन सा हुआ। किसी को डाउट हो रहा है, यहाँ पे डाउट है किसी को, आवाज नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एक और बात यहाँ पे समझना, जो कंप्रेशन चैम्बर है पेट्रोल का, हम लोग कहते हैं कि मार्केट जाते हैं बोलते हैं कि 220 सीसी का इंजन मेरे पास, हम देख रहे हैं एक गाड़ी का है इंजन 220 सीसी, एक गाड़ी का इंजन 100 सीसी, ठीक है, 220 सीसी 100 सीसी, ये ठीक है, सीसी यहाँ पे क्यूबिक कैपेसिटी है।
या फिर 150 सीसी या 180 सीसी गाड़ी जो भी हम लोग यूज करते हैं, रॉयल एनफील्ड आप बात करो तो वो 350 सीसी, तो इस टाइप से इंजन आप लोग देखे होंगे। फिर 500 सीसी इंजन देखे होंगे। कार का बात करो तो 100 सीसी 1000 सीसी इंजन आप लोग देखे हो। 999 जनरली 999 सीसी इंजन रहता है। फिर स्मॉल एसयूवी का बात करें तो उसका इंजन का कैपेसिटी रहता है 849 के आसपास सीसी रहता है। तो ये लो कैपेसिटी इंजन या हाई कैपेसिटी इंजन जितना भी बात करते हैं, यहाँ पे आप बात समझना, जितना भी हम लोग ये क्यूबिक कैपेसिटी को बात कर रहे होंगे, ये किसको दर्शा रहा है? ये कंप्रेशन चैम्बर को दर्शा रहा है। ये कंप्रेशन सीसी मतलब कंप्रेशन चैम्बर नहीं है, ये क्यूबिक कैपेसिटी है। क्यूबिक से कैपेसिटी मतलब क्या? ये कंप्रेशन चैम्बर के अंदर कितना क्यूबिक कैपेसिटी मतलब ये फ्यूल जो है कंप्रेस्ड होकर के बहा रहा होगा। तो ये जब टेस्टिंग में जाता है, गाड़ी जब टेस्ट करके निकलता है, तो ये सारा चीज वहां पे दर्शाया जाता है, देखा जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है। जनरली जब जैसे जैसे हम लोग क्यूबिक कैपेसिटी को बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होते रहेगा। फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होते रहेगा मतलब अगर मान लो कि कोई इंजन वर्क कर रहा है ये इतना ड्यूरेशन में, और उसका हम क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ा करके हम इतना कर देते हैं, तो क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ कि कंप्रेशन होने के लिए इसको मतलब इंजन का सीसी हम बढ़ा दिए तो मतलब क्या किए? इसको इसका हाईली मतलब इसका हम और इसको इफेक्टिव कर रहे हैं, इसका एफिशिएंसी को और इफेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, ये बात की बात है कि माइलेज वगैरह 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 जो है वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो बेसिक मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ वो समझना, जो बेसिक यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ वो समझना। ये सब के ऊपर फोकस मत करो अभी, जो बेसिक है वो समझो कि बेसिक में क्या है। कि जब मैं बात किया कि कंप्रेशन चैम्बर, तो पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन चैम्बर है वो कम होता है डीजल इंजन से। डीजल इंजन का हाई कंप्रेशन रेशियो चाहिए। कंप्रेशन रेशियो जो होता है डीजल इंजन का वो काफी ज्यादा होता है डीजल इंजन का एज कंपेयर टू द पेट्रोल, वो काफी ज्यादा इसलिए ज्यादा होता है। रीजन बिहाइंड reason behind this is कि density of diesel is greater than the density of petrol. Density of diesel as a fuel is greater than the density of petrol as a fuel. याद रखना, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल डीजल इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, और यही कारण है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन चैम्बर ज्यादा करता है। और दूसरा ये बात, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा करने से क्या फायदा होता है? कंप्रेशन रेशियो ज्यादा करने से क्या फायदा होता है? जब ये जो पिस्टन है ये जनरली कनेक्टेड होता है, ये पिस्टन जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्रैंक शाफ्ट से, और क्रैंक शाफ्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका, क्या करता है, मैंने आप लोग को अच्छा आप लोग का नहीं था, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कि मूवमेंट के लिए कैसे मूव करवाएगा, एक रोटेशन कैसे मूव करवाएगा। तो एक रोटेशन जब ये मूव करवाने का बात आता है, ठीक है, जब एक रोटेशन मूव करवाने का बात आता है तो क्या होता है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा, क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा, और इस ड्यूरेशन में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन जो होगा इसके कारण जो पावर मिलता है डीजल इंजन का काफी ज्यादा होता है। किस लिए? क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। यही कारण है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने के कारण पावर जो है वो ज्यादा मिलता है डीजल इंजन के कारण, डीजल इंजन से। लेकिन पावर ज्यादा मिलने के कारण डीजल इंजन का मेंटेनेंस काफी ज्यादा चला जाता है। याद रखना ये बात। दोनों प्रोसेस में एक कॉमन सा चीज ये निकल के आता है, दोनों प्रोसेस में एक कॉमन सा ये चीज निकल के आता है कि दोनों प्रोसेस में सक्शन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, दोनों प्रोसेस में हम लोग सक्शन ऑब्जर्व करेंगे। दोनों प्रोसेस में हम लोग सक्शन के बाद कंप्रेशन ऑब्जर्व करेंगे। सक्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको कहेंगे कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन।
दोनों प्रोसेस में हम लोग ये कंबसन भी नोटिस करेंगे। कंप्रेशन उसके बाद कंबसन आएगा, कंप्रेशन उसके बाद कंबसन आएगा। कोई कोई बुक में कंबसन और कंबसन और एक्सपेंशन को एक साथ दिया गया है। कोई कोई बुक में कंबसन और एक्सपेंशन को एक साथ दिया जाता है, और कोई कोई बुक में कंबसन के बाद एक्सपेंशन को दिखाया जाता है। यहां पे आता है एक्सपेंशन, यहां पे बात आती है एक्सपेंशन। और कोई कोई बुक में एक्सपेंशन का जिक्र नहीं करता है, डायरेक्ट एग्जॉस्ट का जिक्र करता है। एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट एग्जॉस्ट का, कंबसन के बाद डायरेक्ट एग्जॉस्ट का जिक्र करता है। कोई कोई बुक में या कहीं लिटरेचर में आप लोग पढ़ लोगे। ये इसलिए जिक्र करता है क्योंकि इसको 4 स्ट्रोक कहता है, ये 4 स्ट्रोक है। तो 4 स्ट्रोक में अगर हम कंबसन को, सॉरी एक्सपेंशन को जिक्र नहीं करते हैं, अगर if we are not looking at the expansion process, then we have 4 process: suction, compression, ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, कंबसन, एंड द नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस इज द एग्जॉस्ट। अगर हम लोग एक्सपेंशन प्रोसेस को ध्यान नहीं देते हैं तो, लेकिन जनरली ये 5 प्रोसेस होता है जिसमें कंबसन के बाद ही एक्सपेंशन, तुरंत ये प्रोसेस तुरंत का है। ये जो प्रोसेस है ये दोनों तुरंत है, इसलिए कहा जाता है ये दोनों को कभी कभी मर्ज कर देता है। कोई कोई बुक में ये प्रोसेस को मर्ज कर देता है, कंबसन मतलब कंबसन को एक्सपेंशन कहते हैं। तो बात होती है सक्शन का, तो डीजल और पेट्रोल ये दोनों में आप लोग सेम प्रोसेस नोटिस कर लोगे कि ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसेस फ्यूल और एयर इन पेट्रोल इंजन, फ्यूल और फ्यूल एंड एयर बोथ इंटर्स थ्रू द इनलेट वाल्व। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इनलेट वाल्व ओपन होता है, ठीक है। इनलेट वाल्व यहाँ पे पता चल रहा हमें कि इनलेट वाल्व यहाँ पे ओपन होता है। जब बात होती है डीजल का, तो सिर्फ और सिर्फ डीजल इंटर होता है इनलेट वाल्व से। नाउ ड्यूरिंग द कंप्रेशन, तो कंप्रेशन प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस माइंड में अभी याद होगा आप लोग को, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूं। मान लो कि ये पहला प्रोसेस है। ये पहले प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सक्शन के बारे में जानेंगे। जब सक्शन के बारे में जानते हैं तो हमारे पास मिलता है कि ये जो सिलेंडर पिस्टन जो है, ये जो पिस्टन है ये मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। कॉम्बिनेशन नहीं दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये समझा दे रहा हूं। यहाँ से ये मूव करेगा ड्यूरिंग सक्शन। ये आपका इनलेट वाल्व, एंड इनलेट वाल्व यहाँ पे रहेगा और आउटलेट वाल्व यहाँ पे रहेगा। इनलेट वाल्व यहाँ पे आप लोग देखोगे ओपन होते हैं, इनलेट वाल्व यहाँ पे ओपन होता है। इनलेट वाल्व फर्दर कनेक्टेड विद द कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, जो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट मॉड्यूल में आप लोग पढ़ोगे। इन दिस टॉपिक वी आर ओनली डीलिंग विद द internal 2-stroke and 4-stroke petrol engine, how they work and what are the processes we are finding out. तो जब ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं, व्हेन देयर इज सक्शन प्रोसेस, तो जब सक्शन के प्रोसेस में बात होती है तो इनलेट वाल्व ओपन होता है। अगर बात होती है पेट्रोल का, तो फ्यूल में फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर, दोनों का कॉम्बिनेशन इंटर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन इनलेट वाल्व से इंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटर आप लोग देखोगे ये इंटर कर रहा होगा। नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे ही बात होती है कंप्रेशन का, जब बात होती है कंप्रेशन का, तो कंप्रेशन में क्या होता है कि इनलेट वाल्व क्लोज रहता है और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज रहता है। इनलेट एंड आउटलेट वाल्व दोनों बोथ आर क्लोज्ड। तो ये मेरा कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन में पिस्टन जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, मतलब चैम्बर के अंदर जाते हुए आप लोग को दिखेगा। इन दोनों के केस में इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज होता है, इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज होता है। यहाँ पे लिख देता हूं इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व क्लोज्ड।
ये आप आउटलेट वाल्व क्लोज इस जगह पे, when we are talking about the compression process, during the compression process both inlet and outlet valve remains closed. During the compression process both the valves remains closed. ठीक है, both the valves remain closed. तो यहां पे हुआ इनलेट valve close, outlet valve close, inlet valve close and outlet valve close. कंप्रेशन के बाद मैंने आप लोगों को बताया, कंबसन, ठीक है। कंप्रेशन के बाद मैंने आप लोगों को कंबसन के बारे में बताया। कंबसन का समझना है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों का अलग अलग कंबसन प्रोसेस है। ड्यूरिंग कंप्रेशन, जब ये कंप्रेस्ड हो जाता है, जब गैसेस जो भी यहाँ पे हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कंप्रेस्ड हो जाता है, जब कंप्रेस्ड रहता है तो उसी वक्त अगर बात हो रही हो पेट्रोल का, तो यहाँ पे क्या होता है जनरली कि दोनों वल्व क्लोज रहता है। कंबसन प्रोसेस में भी दोनों वल्व क्लोज रहता है, इनलेट वल्व भी क्लोज रहेगा और आउटलेट वल्व भी क्लोज रहेगा, ठीक है। इनलेट वल्व भी क्लोज रहेगा और आउटलेट वल्व भी क्लोज रहेगा। ये क्लोज कर देता हूं, ये भी क्लोज कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि स्पार्क प्लग रहता है। मैंने बताया पेट्रोल का जब यहाँ पे पेट्रोल, यहाँ लिख देता हूँ, पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज हो रहा है, तो पेट्रोल इंजन के बारे में बात हो रही है। तो जब पेट्रोल इंजन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है, स्पार्क प्लग, आप लोग यहाँ पे स्पार्क प्लग नोटिस करोगे। कंबसन के सक्शन के प्रोसेस में पेट्रोल प्लस एयर दोनों का मिक्सिंग हुआ था। एयर प्लस पेट्रोल, यहाँ पे एयर प्लस पेट्रोल दोनों का मिक्सिंग हुआ था। कंबसन के प्रोसेस में एयर प्लस पेट्रोल दोनों का मिक्सिंग हुआ था और कंप्रेशन में ये दोनों कंप्रेस्ड हुए थे। ठीक है, ये दोनों कंप्रेस्ड हुए। कंप्रेस्ड होने के बाद तुरंत बाद ये इग्नाइट होता है। ये जो है कंप्रेस्ड फ्यूल्स इग्नाइट होता है। यहाँ पे इग्नाइट होने के बाद ये बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और तुरंत ये बर्न करता है। ये थोड़ा ही से 1 सेकेंड का ही अंतर होता है कि ये पूरा का पूरा बर्न हो जाता है। 1 सेकेंड का ही अंतर होगा कि फ्यूल जो कंप्रेस्ड हो चुका है, आपको पता भी नहीं चला, एक झटका में ये कंप्लीट हो गया पूरा बर्निंग प्रोसेस। आप लोग को लगा कि 1 घंटा में होगा, तो ये 1 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। 1 सेकेंड से भी कम टाइम लेता है ये कंप्लीट होने में। ये बर्निंग प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पे, ये कंप्लीट होता है 1 सेकेंड से भी कम टाइम समय लेता है और आंख पलटते ही ये पूरा बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपके आंख जैसे पलटे तब तक पता चला कि ये पूरा बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये क्या किया, ये इस प्रोसेस के बाद हम लोग को पता चलता है, हम लोग को यहाँ पे पता चलता है, ये प्रोसेस जस्ट यही प्रोसेस के बाद हम लोग को एक कंबसन के बाद हम लोग को एक्सपेंशन नजर आता है। जो बात होता है कि कंप्रेसर एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन में इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज रहता है। एक्सपेंशन में भी इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व, याद रखना, इनलेट एक्सपेंशन में भी इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज रहता है, ओपन नहीं होता है। ये सारा कैम एंड फॉलोअर का मैकेनिज्म है। ये सारा कैम एंड फॉलोअर का मैकेनिज्म है जो उसी तरीके से अरेंज किया गया है। इसको उसी तरीके से ऐसा अरेंज किया गया है कि ये पूरा इनलेट वाल्व उसी तरीके से ओपन होगा और आउटलेट वाल्व उसी तरीके से ओपन होगा। और सिंस इनसाइड द कंप्रेशन चैम्बर प्रेशर जो है काफी ज्यादा हाई रहता है। इनसाइड द कंप्रेशन चैम्बर प्रेशर का बात करते हैं, जब कंप्रेस हो रहा होता है तो प्रेशर काफी ज्यादा हाई रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हाई होने के कारण ये जो है इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों रिमेन्स क्लोज होता है। ये भी समझ, ये भी एक थ्योरी है।
तो इस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि जब एक्सपेंशन हो रहा होता है तो एक्सपेंशन जैसे ही हुआ तो कंबसन चैम्बर से जो पिस्टन जो है ये मूव करता है, फर्दर मूव करता है पीछे की तरफ। ठीक है, ये पीछे की तरफ फर्दर मूव करता है और यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेंशन। यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेंशन। जनरली जो कहा जाता है कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें ओपन सिस्टम बोला गया था कि एनर्जी एंड मैटर बोथ, एनर्जी एंड मासेस बोथ इंटर्स एंड लीव्स फ्रॉम द सिस्टम। अगर बात करते हैं ये सिस्टम का, ये मेरा सिस्टम है जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हो, तो देखना यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वर्क दे रहे थे। पहले हम लोग क्या किए, वर्क दे रहे थे। तो एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद आ जाओ। तो एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आप लोग को वर्क डन क्या होता है, फर्स्ट लॉ के नहीं, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बात करता हूं मैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि during the process we do some work on the system, during the process when we do some work on the system, when we do some work on the system, तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि वर्क डन जो होता है, इस प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग काम करते हैं फ्रॉम द सिस्टम, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन वर्क इज पॉजिटिव। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन वर्क इज निगेटिव, ये याद रखना। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन वर्क इज पॉजिटिव। यहाँ पर हो रहा है कि जब हम लोग कंप्रेशन का प्रोसेस में जा रहे थे, तो आप लोग यहाँ पे हम बताएं सिस्टम ये बाउंड्रीज है, सिस्टम बाउंड्रीज चेंज भी हो सकता है, मैंने आप लोग को बताया भी था। तो कंप्रेशन प्रोसेस में ऐसा हुआ कि हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे। ठीक है, बात समझना कि सिस्टम के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे थे, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ? वर्क डन यहाँ पे मेरा निगेटिव हुआ। ठीक है, वर्क डन हम लोग क्या किए, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहां देखना वर्क डन, मैंने यहां लिखा वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो यहां पे कर सकता हूं वर्क डन ऑन द सिस्टम इज निगेटिव। नाउ जब बात हो रहा था पेट्रोल और कंबसन का प्रोसेस, यहाँ पे कंबसन कहा तो पेट्रोल इंजन का था और कंबसन था। मिक्सिंग क्या था, फ्यूल में क्या था, एयर और एंड फ्यूल का दोनों का मिक्सिंग था। यहाँ पे एयर एंड फ्यूल दोनों का मिक्सिंग था। तो कंबसन होते ही स्पार्क, कंबसन होते ही क्या हुआ कि इग्निशन जो कहो, कंबसन होते ही एक्सपेंशन, तुरंत एक्सपेंशन होने लगा। जब एक्सपेंशन हुआ तो सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, वर्क डन जो है पॉजिटिव मिलता है, जिसके कारण जो है ऑटोमोबाइल्स या जो भी टू व्हीलर स्कूटी जो भी आप लोग देख रहे हो सब मूव करता है। अब ये दोनों प्रोसेस में वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आप लोग बोलोगे कि ये करने का क्या जरूरत था हम लोग को ये लेने के लिए। तो मैंने आप लोग को पहला चीज बताया था कि वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम पीएम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड में आप लोग चले जाओ, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड में चले जाओ। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं मिलेगा। और दूसरा एक और बात, यहाँ जो वर्क डन, मान लो कि ये मेरा वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये पहला पार्ट, मान लो कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, मान लो कि ये वर्क डन पहला वर्क डन है, मान लो कि ये पहला वर्क डन है और दूसरा वर्क डन है। जो पहला वर्क डन है वो काफी बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू द वर्क डन बाय द सिस्टम।
याद रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। आउटलेट वाल्व ओपन होगा जस्ट एक्सपेंशन प्रोसेस के बाद होता है। एक्सपेंशन प्रोसेस के बाद जो होता है यहाँ पे आउटलेट वाल्व ओपन होता है, जस्ट यही इसके बाद होगा। ये डीजल इंजन का मैं यहाँ पे बताने वाला था, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो इस जगह पे थोड़ा सा स्पेस लेकर के, ये प्रोसेस में जस्ट अब हुआ एग्जॉस्ट। अब जब एग्जॉस्ट हुआ तो आखिर जो बर्न्ड गैसेस है उसको तो निकालना होगा। जो बर्न्ड गैसेस है, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ तो ये जो बर्न्ड गैसेस है, यहाँ पे जो बर्न्ड गैसेस समाया हुआ है, यहाँ पे वल्व भी है, वल्व भी है, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, शो नहीं कर पाया, तो समझ लेना वल्व भी है, आप लोग समझ लेना, यहाँ पे वल्व के बिना वल्व का काम नहीं हो रहा है। तो अब जब एक्सपेंशन हो रहा होगा, सॉरी एग्जॉस्ट हो रहा होगा, तो आउटलेट वल्व जो है बस ओपन हो गया होगा। तो ये एग्जॉस्ट कब हो रहा होगा, फिर से पिस्टन जो है वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है, फिर से पिस्टन जो है वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे एग्जॉस्ट ऑब्जर्व करेंगे। वापस एग्जॉस्ट ये एग्जॉस्ट प्रोसेस हुआ जिसमें आउटलेट वाल्व जो है, आउटलेट वाल्व जो है ये ओपन हो गया, आउटलेट वाल्व ओपन हुआ और इनलेट वाल्व यहाँ पे रिमेन्स क्लोज्ड। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व कहां तक रिमेन्स क्लोज्ड, यहाँ पर भी क्लोज्ड, यहाँ पर भी क्लोज्ड, यहाँ पर भी क्लोज्ड, यहाँ पर भी क्लोज्ड। ठीक है, इनलेट वाल्व यहाँ पर भी कंप्रेशन प्रोसेस में भी क्लोज रहता है, इनलेट वाल्व सिर्फ और सक्शन प्रोसेस में ओपन होता है, और आउटलेट वाल्व सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट प्रोसेस में ही ओपन होता है, जब ये बर्न्ड गैसेस को वापस धकेलता है। और धकेलने के लिए जब ये पूरा सर्किल कैम का पूरा कंप्लीट रोटेशन हो गया होता है, तब आउटलेट वाल्व ओपन होता है। ये कैम एंड फॉलोअर का, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व ये दोनों जो है कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म से कनेक्टेड रहते हैं, जो फर्दर बहुत ही छोटा सा रहता है, बहुत ही छोटा सा डिवाइस रहता है जो इसको वाल्व को ओपन और क्लोज करने में काम आता है। तो यहाँ पे जो इनलेट वाल्व है, सॉरी जो आउटलेट वाल्व है, कब प्रोसेस में हुआ, एग्जॉस्ट प्रोसेस में ओपन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया सभी को, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। समय है क्या, समय है तो दूसरा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यही चीज जो होता है, जब मैं बात कर रहा था कि कहां गया, जब मैं बात कर रहा था डीजल के बारे में, डीजल इंजन के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप लोग कंबसन देखिए, पेट्रोल और पेट्रोल इंजन में आप लोग कंबसन चैम्बर में आप लोग नोटिस किए कि देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ एयर विद द पेट्रोल, बट इन डीजल इंजन देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ डीजल विद द एयर। लेकिन वहां पे इग्नाइट करने के लिए मुझे एयर का जरूरत पड़ता है, इग्नाइट करने के लिए मुझे एयर का जरूरत पड़ता है। और ये कंबसन, ये हुआ कंबसन चैम्बर किसका, डीजल इंजन का। डीजल इंजन का जब कंबसन चैम्बर का बात होता है तो आप लोग को बताऊंगा कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और जैसे ही ये बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक किसको कहेंगे। और पेट्रोल, अभी तक तो आप लोग को क्लासिफाई हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज पेट्रोल इंजन, व्हाट इज डीजल इंजन, व्हाट आर द 4 प्रोसेसेस इन बोथ द इंजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एयर का पैसेज का चैम्बर रहता है जो हाईली ये क्या करता है कि जो कंप्रेस्ड डीजल है उसको इग्नाइट करने के लिए, हाईली कंप्रेस्ड डीजल जो यहाँ पे हुआ
इसको काफी इग्नाइट करने के लिए, सिंस प्रेशर इनसाइड द चैम्बर इज हायर, इज मच हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द चैम्बर, प्रेशर inside the chamber is greater than the pressure, atmospheric pressure is greater than the atmospheric pressure. याद रखना, ये दोनों प्रोसेस में है, ये दोनों प्रोसेस में प्रेशर इनसाइड द चैम्बर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब बात होती है डीजल का, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डीजल, द प्रेशर इनसाइड द डीजल चैम्बर इज ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द पेट्रोल चैम्बर। ये याद रखना, ये चीज होता है, जनरली होता ही है ये। तो जैसे ये जब डीजल जो है यहाँ पे कंप्रेस्ड होता है, कंप्रेस्ड होने पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एयर का पैसेज करवाते हैं। जो एयर है तुरंत इग्नाइट, तुरंत जैसे ही स्ट्राइक करता है डीजल, हाईली कंप्रेस्ड डीजल को, वो सही क्या होता है, चैम्बर में तुरंत बर्निंग होता है। ये इतना ये भी सिंस कंप्रेशन चैम्बर जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को मिल जाता है। एक्सपेंशन जो प्रोसेस है इसमें कंप्रेशन रेशियो जो है, ये कितना कंप्रेस्ड हुआ और कितना हमको इससे हमको कितना वर्क मिल रहा है। ये इतना, मान लो कि ये पिस्टन मूव करके इतना दूर आ जाता है, तो ये कितना हुआ, यहां से हम लोग कहेंगे कि इतना मूव किया, इससे हम लोग कितना किए, वर्क डन इतना हम लोग मूव किए। यही कारण है कि डीजल में कंप्रेशन चैम्बर काफी ज्यादा बड़ा होता है, और कंप्रेशन रेशियो भी व्हेन कंपेयर टू द पेट्रोल ये काफी ज्यादा रहता है, और वर्क डन भी काफी ज्यादा मिलता है डीजल में। तो ये सारा प्रोसेस है। इसमें डीजल को इग्नाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर का पैसेज इस्तेमाल करते हैं, और एयर जैसे ही स्ट्राइक करता है हाईली कंप्रेस्ड डीजल पे, वो सही मेरा सेकेंड प्रोसेस है। यहाँ पर भी आप लोग ऑब्जर्व करोगे, सेकेंड प्रोसेस एक्सपेंशन आप लोग यहाँ पर भी ऑब्जर्व करोगे, एंड देन एग्जॉस्ट। ठीक है, यही चीज प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ये आपका है, ये बात हुई थी कि कैसे टू स्ट्रोक इंजन्स में पेट्रोल एंड डीजल कैसे वर्क करती है, टू स्ट्रोक इंजन्स में कैसे पेट्रोल एंड डीजल वर्क करती है। नेक्स्ट थ्योरी में मैं आप लोग को बताऊंगा कि टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक के डिफरेंस के बारे में। तो आप लोग को अभी तक पेट्रोल एंड डीजल दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग समझोगे, टू स्ट्रोक को जैसे कैसे क्लासिफाई करें एंड फोर स्ट्रोक को कैसे क्लासिफाई करें, और ये जब क्लासिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप लोग को माइंड में पूरा का पूरा ये मैप कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को।